नमस्ते। मैं एशियन इंटरनेशनल स्कूल की हिंदी शिक्षिका सीमा साव बोल रही हूँ। आज मैं आप लोगों के सामने कक्षा 9वीं के पाठ्य पुस्तक कृतिका भाग 1 से पाठ रीढ़ की हड्डी पढ़ाने जा रही हूँ, जिसके लेखक हैं जगदीश चंद्र माथुर। तो आइए इनके बारे में पहले पढ़ते हैं। सुपरिचित नाटककार जगदीश चंद्र माथुर का जन्म खुर्जा उत्तर प्रदेश में हुआ और शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय में। बचपन से ही नाटकों में रुचि होने के कारण स्कूल कॉलेज के सांस्कृतिक उत्सवों में नाट्य लेखन, निर्देशन और अभिनय करते रहे। आगे चलकर यही शौक सृजन में परिणित हो गया। जगदीश चंद्र माथुर के नाटकों में विविधता है। ऐतिहासिक नाटकों के साथ साथ उन्होंने सामाजिक समस्याओं में जुड़े हुए एकांकी नाटक लिखे हैं। उनके कुछ व्यंग प्रधान एकांकी भी चर्चित हैं। तो इनकी प्रमुख कृतियां हैं कोणार्क, दशरथ नंदन, शारदीय, पहला राजा नाटक है, भोर का तारा, ओ मेरे सपने एकांकी संग्रह हैं। आगे हम पाठ की रूपरेखा पढ़ेंगे, तत्पश्चात हम पाठ को विस्तार पूर्वक समझेंगे। तो आइए पाठ रीढ़ की हड्डी का रूपरेखा समझते हैं। पाठ की रूपरेखा। रीढ़ की हड्डी एक सामाजिक व्यंग एकांकी है। इस पाठ के माध्यम से लेखक ने सीधा उन लोगों पर प्रहार किया है जो लड़के और लड़कियों में भेद करते हैं। रीढ़ की हड्डी में जगदीश चंद्र माथुर ने उस स्थिति को बताने की कोशिश की है जब लड़कियां पढ़ लिख कर सक्षम हो जाती हैं तथा उनमें आत्मविश्वास जाग उठता है, फिर भी समाज के कुछ दकियानुशी विचार वाले लोग लड़कियों की इस सफलता से दुखी ही रहते हैं। तो आइए पाठ की शुरुआत करते हैं। तो पाठ की शुरुआत कुछ इस प्रकार होती है। मेहमान के स्वागत की तैयारियां चलती हैं। इस एकांकी में घर के मुखिया राम स्वरूप अपने घर को सजाते संवारते हैं, क्योंकि आज उनकी बेटी उमा को देखने के लिए लोग आ रहे हैं। उनकी बेटी को कौन आ रहा है? गोपाल प्रसाद अपने बेटे शंकर के साथ आ रहे हैं और राम स्वरूप अपने नौकर के साथ तख्त और उस पर बिछाई जाने वाली चादर ठीक करते हैं। नौकर कुछ ऊंचा सुनने के कारण धोबी को धोती सुन लेता है और जिसके कारण घर में हास्यप्रद स्थिति उत्पन्न हो जाती है, अर्थात घर के लोग हंसने लगते हैं उस नौकर की गलतफहमियों के कारण। इसके बाद लेखक अपनी एकांकी में यह लिखते हैं कि किस तरह राम स्वरूप तथा प्रेमा का वार्तालाप होता है। तो उमा की माँ प्रेमा बताती है कि उसकी बेटी तो मुंह फुलाए पड़ी हुई है, अर्थात नाराज हो गई है और वह इसका सारा दोष पढ़ाई लिखाई पर डाल देती है। वह कहती है कि इससे तो अच्छा हमारा ज़माना था जब लड़कियां कम पढ़ा लिखा करती थी। प्रेमा बताती है कि उमा पाउडर तक नहीं लगाती है। इस पर रामस्वरूप कहते हैं कि वह बिना पाउडर के ही अच्छी दिखती है। रामस्वरूप बताते हैं कि वैसे तो वे लोग बहुत पढ़े लिखे हैं। गोपाल प्रसाद पेशे से वकील हैं तथा उनका बेटा बीएससी पास है, पर उनके विचार दकियानुसी हैं। वे लड़की ऐसा चाहते हैं जो अधिक पढ़ी लिखी ना हो
और लड़का तो बाप से भी बढ़कर है। वह पढ़ता तो लखनऊ के मेडिकल कॉलेज में है, पर शादी के मामले में पढ़ी लिखी लड़की उसे पसंद नहीं है। रामस्वरूप अपनी पत्नी से कहते हैं कि अब किसी भी तरह से उसे तैयार करो, क्योंकि लड़के वाले कभी भी आ सकते हैं। अर्थात यहाँ पे एक पुरानी विचारधारा को लेखक प्रकट करने का प्रयास कर रहे हैं। इसके बाद लेखक बताते हैं कि किस प्रकार रामस्वरूप विवश हो जाता है, अर्थात रामस्वरूप की विवशता कैसे प्रकट होती है। रामस्वरूप जानते हैं कि उमा को पढ़ाकर उन्होंने कोई गलती नहीं की है, फिर भी लड़के वालों के सामने वे अपनी बेटी के बीए तक पढ़े होने की बात नहीं बता सकते। लड़के वालों का मानना है कि लड़की को अधिक पढ़ा लिखा नहीं होना चाहिए, क्योंकि बाद में तो उसे घर गृहस्थी ही चलानी पड़ती है। इस प्रकार रामस्वरूप विवशता के कारण अपनी बेटी के पढ़े लिखे होने की बात लड़के वालों से छिपाते हैं। इसके बाद लेखक बताते हैं कि किस तरह से लड़के वालों का आगमन रामस्वरूप के घर पे होता है और वह उनका स्वागत सत्कार करते हैं। नौकर बताता है कि बाहर अतिथि आए हैं। वे जल्दी से जाता है और हारमोनियम ठीक जगह रख देते हैं और नौकर को मक्खन लाने के लिए बाजार भेज देते हैं। रामस्वरूप ने लड़के वालों का बढ़ चढ़कर स्वागत किया। फिर बातों का सिलसिला शुरू हुआ। इसी बीच नाश्ता परोसा जाता है। गोपाल प्रसाद अपने जमाने की पढ़ाई की बात भी कहते हैं कि उस जमाने में मैट्रिक पढ़ा हुआ जो अंग्रेजी लिखता था, उसकी तुलना आज का एमए की डिग्री लेने वाला भी नहीं कर सकता। इसके बाद लेखक कहते हैं कि लड़के वालों की दकियानुसी विचार कैसे प्रकट होती है। तो अब गोपाल प्रसाद लड़की के बारे में बात करते हैं कि लड़की का सुंदर होना आवश्यक है। फिर वे रामस्वरूप से पूछते हैं कि उनकी लड़की अधिक पढ़ी लिखी तो नहीं है, क्योंकि उन्हें अधिक पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए, बस मैट्रिक पास ही होनी चाहिए। वे लड़कों की पढ़ाई की तो वकालत करते हैं, पर लड़कियों की नहीं। वे तर्क देते हुए कहते हैं कि मोर के पंख होते हैं, मोरनी के नहीं। शेर के बाल होते हैं, शेरनी के नहीं। उनके अनुसार पढ़ने लिखने का काम तो पुरुष का होता है, स्त्रियों को तो घर गृहस्थी चलानी होती है। अतः उनको अधिक पढ़ाई की कोशिश नहीं करनी चाहिए और उनको अधिक पढ़ाने की कोई आवश्यकता भी नहीं होती। उनके पढ़े लिखे बेटे की भी यही धारणा है। रामस्वरूप भी गोपाल प्रसाद की बात का समर्थन करते हैं कि उच्च शिक्षा सिर्फ पुरुषों को ही प्राप्त करनी चाहिए। तो इस प्रकार से लेखक यह बताना चाह रहे हैं कि किस तरह से लड़कियों को नीचा दिखाना, अर्थात उनको घर गृहस्थी में बंद कर देना ही समाज का नियम बन गया था। लड़कियां सिर्फ घर की वस्तु मात्र थी, जिन्हें पढ़ाना लिखाना, बुद्धिमान बनाना, उनको पैरों पे खड़ा करना आवश्यक नहीं था। इसके बाद लेखक बताते हैं कि किस तरह से उमा उन लोगों के सामने आती है, अर्थात उमा का प्रवेश होता है। नाश्ता समाप्त होने पर रामस्वरूप पान मंगवाते हैं।
उनकी बेटी उमा पान की तस्तरी लेकर कमरे में आती है। उसने सादे कपड़े पहने थे तथा गर्दन उसकी झुकी हुई थी और आंखों पर चश्मा था। गोपाल प्रसाद और उनका बेटा उमा का चश्मा देखकर चौंक जाते हैं। रामस्वरूप बहाना बनाते हैं कि पिछले महीने इसकी आंखें दुखनी आ गई थी, सो कुछ दिन के लिए चश्मा लगाना पड़ रहा है। इसके बाद लड़के वालों का उमा से सवाल करना, तो गोपाल प्रसाद के उमा के लिए प्रश्न पे प्रश्न शुरू करते हुए पूछते हैं कि गाना बजाना आता है या नहीं, खाना बनाना जानती हो या नहीं, पेंटिंग और सिलाई जानती हो या नहीं, इत्यादि। तब उमा मीरा का प्रसिद्ध भजन मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई गाने लगती है कि गाते गाते उसकी नज़र शंकर से मिल जाती है और वह गाते गाते रुक जाती है। अब गोपाल प्रसाद फिर पूछते हैं कि कुछ इनाम भी जीते हैं क्या, और वह चुप हो जाती है। इसके बाद उमा का लड़के वालों को जवाब देना। तब रामस्वरूप कहते हैं कि बेटी जवाब दो, तो वह फूट पड़ती है। क्या जवाब दूँ बाबूजी? जब मेज कुर्सी बिकती है तब दुकानदार मेज कुर्सी से नहीं पूछता, सिर्फ खरीदार को दिखा देता है। पसंद आ गई तो अच्छा है, वरना। वह आगे कहती है, इन महाशय से पूछिए कि क्या लड़कियों का दिल नहीं होता है, क्या उनको चोट नहीं लगती? तब गोपाल प्रसाद झल्ला उठते हैं। उसकी बातों में कटाक्ष थी और सत्यता। इसके बाद उमा शंकर की पोल खोलती है। उमा गोपाल प्रसाद से कहती है कि जरा अपने साहिबजादे से पूछिए कि पिछली फरवरी में ये लड़कियों के हॉस्टल के इर्द गिर्द क्यों घूमा करते थे और वहां से कैसे भगाए गए थे। वह शंकर की करतूत के विषय में बताती है कि शंकर कॉलेज में लड़कियों के हॉस्टल के आसपास घूमते हुए और लड़कियों से छेड़खानी करते हुए पकड़ा गया था। तब उसने नौकरानी के पैरों में गिरकर माफ़ी भी मांगी थी और भाग निकला था। उसकी वहाँ पिटाई भी हुई थी। उमा शंकर की चरित्रहीनता को उधेड़ कर रख देती है और गोपाल प्रसाद उमा से पूछते हैं कि क्या तुम पढ़ी लिखी हो? वह ये सब देखते हैं और यह सारी बातें अपने बेटे के विषय में सुनते हैं, तो उन्हें संदेह होता है और पूछते हैं कि क्या तुम पढ़ी लिखी हो? तब उमा जवाब देते हुए कहती है कि हाँ, मैंने बीए पास की है, कोई चोरी ना की है और न ही आपके पुत्र की तरह ताक झांक कर कायरता दिखाई है। मुझे अपनी इज्जत और मान मर्यादा का पूरा ख्याल है। उमा के कथन द्वारा गोपाल प्रसाद को पता चलता है कि वह कॉलेज में पढ़ी है। उमा ने जब लड़के की सभी काली करतूतें कह दी, तब लड़के वालों का मुंह बन गया और तुरंत ही गोपाल प्रसाद नाराज हो गए और खड़े हो गए और कहने लगे कि रामस्वरूप, क्या तुमने मुझे इसलिए यहाँ बुलाया था ताकि हमारी बेइज्जती कर सको? तब रामस्वरूप उन्हें क्षमा याचना मांगते हैं। रामस्वरूप कहते हैं कि नहीं, मुझे इतना कुछ नहीं पता था, न आपके बारे में और न ही आपके पुत्र के बारे में। अतः इस तरह से उमा ने उनके पुत्र की पर्दाफाश कर दिया।
आगे एकांकी के अंत में उमा शंकर की बैकबोन का स्पष्टीकरण करती है और गोपाल प्रसाद स्वयं को अपमानित किए जाने की बात कहते हैं और वहाँ से जाने का उपक्रम करते हैं। तो उमा यह कहकर उन्हें और चिढ़ा देती है कि घर जाकर यह पता लगाइएगा कि आपके लाडले बेटे के रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं, यानी बैकबोन, अर्थात उन्हें मान सम्मान है कि नहीं। तथा गोपाल प्रसाद और शंकर लौट जाते हैं। तभी रतन मक्खन लेकर वापस आता है जो उनका नौकर है। अतः इस तरह एकांकी यही समाप्त होती है और पर्दा गिरता है। तो मुझे विश्वास है कि आपको एकांकी अच्छे से समझ में आई होगी। ध्यान से सुनिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। धन्यवाद।